आज हम सदाए हयात प्रोग्राम में इमिग्रेशन के हवाले से जॉब सीकर वीज़ा, विज़िट वीज़ा और मेडिकल वीज़ा के बारे में कंसल्टेंट हमारे मेहमान हैं डॉक्टर उज़ैर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं FB92 TV पेरिस फ्रांस। मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद बाजवा। प्रोग्राम सदाए हयात में इमिग्रेशन हवाले से आपकी भरपूर डिमांड पर हमने दावत दी है डॉक्टर उज़ैर साहब को, और हमारे साथ मौजूद है ताज खान साहब और चौधरी मुख्तार साहब प्रोफेसर हैं। तो इस मौजू पर हम बात करेंगे कि इमिग्रेशन के हवाले से आप अगर यूरोप आना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है, मेडिकल वीज़ा है और विज़िट वीज़ा है, ये कैसे आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उज़ैर साहब से हम सवाल करेंगे। डॉक्टर उज़ैर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर वालेकुम साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से कितना टाइम लगता है और कितने अरसे में आ सकते हैं, और इसका क्या सिस्टम है, रिफ्यूज़ होता है या क्या मामलात हैं, कैसे देखते हैं? जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बहुत लोगों को अभी कई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है यूरोप में दाखिल होने का, और ये सिर्फ़ पुर्तगाल में नहीं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका शुमार है, जॉब सीकर वीज़ा का। आप रोमानिया आ सकते हैं, बल्गेरिया आ सकते हैं, जर्मनी आ सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे, और पुर्तगाल भी आ सकते हैं। आज की डेट में पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा थोड़ा-सा आसान है, क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इतनी टफ़ नहीं है। और जो जॉब सीकर वीज़ा के इन्होंने सब कैटेगरीज़ बनाए हैं, मतलब लेबर क्लास कैटेगरी के लिए, स्किल्ड लेबर्स के लिए जॉब सीकर वीज़ा की जो इन्होंने लिस्टिंग की है कि किन कैटेगरी के लोग इनके अंदर आ सकते हैं। तो वो बहुत ही लोअर लेवल की कैटेगरीज़ हैं। जैसे लेबर जॉब में कंस्ट्रक्शन है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, और आईटी से रिलेटेड जो छोटे-मोटे कोर्सेज़ हैं, जिन्होंने किए हैं और जिनके पास इनका एक्सपीरियंस है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन में हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पे हो, या फिर वो इनके अंदर इंफॉर्मेशन रखते हैं, या इनके अंदर इन्होंने क्वालिफिकेशन की है इन सेक्टर्स के अंदर। तो इनके अंदर भी सब कैटेगरीज है बहुत सारे, जो कि लोअर लेवल लेवल क्लास कैटेगरीज में आते हैं। बहुत तो जॉब शुक्रिया डॉक्टर सीकर साहब। वीजा के एक्सक्यूज़ मी, दूसरा सवाल कि कुछ लोग जैसे नॉर्वे में कुछ लोग ऐसे रहते हैं वर्क वर्क परमिट पे, और उनका टाइम 2 माह बाद ख़त्म होने वाला है। तो वो अगर पुर्तगाल में अभी 2 माह तक कार्ड उनका वैलिड है, तो वो पुर्तगाल आके कैसे अपने आप को लीगल कर सकते हैं? कोई ऑप्शन है आपके पास? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन सवाल आपने पूछा। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, और किसी न किसी तरीके से यूरोपियन ममालिक में ये बैठे हैं, और इनकी वीज़ाएँ या वर्क परमिट अभी एक्सपायर होने वाली है। तो ये बात ध्यान में रखें कि हमारे मुल्कों के अंदर अपॉइंटमेंट की जॉब सीकर वीज़ा की कमी है, लेकिन पुर्तगाल जॉब सीकर की वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत आसानी से मिल जाती है। कम से कम 3 महीने का अरसा उनके हाथ में होना चाहिए उनके वीज़ा को एक्सपायर होने से पहले, ताकि वो जॉब सीकर वीज़ा अपने यूरोपियन किसी अदर मुल्क में बैठ के अप्लाई करें, और यहाँ पर आके 120 दिन की कैटेगरी की वीज़ा लेके, टाइप की कैटेगरी की अपनी रेसिडेंसी लें। वही, और कोई तरीका नहीं एडमिशन लेके वो स्टूडेंट बेस पे कर सकें खुद को लीगल? अब जॉब सीकर वीज़ा एक अलग चीज़ है, और अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, महीना 2 महीना बचा हुआ है, या भी आपकी वीज़ा अनकरीब है एक्सपायर होने के, या आपकी वर्क परमिट अनकरीब है एक्सपायर होने के, तो इस सिचुएशन में पुर्तगाल में वो आएँ, क्योंकि वो लीगल है अदर यूरोपियन ममालिक्स में। और पुर्तगाल के कानून ये कहते हैं कि कोई बंदा किसी भी मुल्क से दुनिया के अगर पुर्तगाल में आता है और वो अगर इल्म हासिल करना चाहता है, तो ये कंट्री उसको ना नहीं बोलती। यहाँ पर आएँ, यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लें कोई छोटे-मोटे कोर्स के लिए, मिनिमम 11 महीनों का टाइमलाइन होता है कोर्स का, जो इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल होता है। मतलब अगर आपने 6 महीने का कोर्स करना है, तो उसमें आपको रेसिडेंसी नहीं मिल सकती, यहाँ लीगल नहीं हो सकते। कम से कम 11 महीने का कोर्स या उसके ऊपर वाला कोर्स अगर आप ले लेते हैं, जिसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम्स आते हैं, उसके अंदर आके यहाँ पर आप एडमिशन लें, आपको एडमिशन के बाद में आप बेशक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए जाएँ। ठीक है। अब एक सवाल और है आपसे
फिर हम आते हैं ताज खान साहब की तरफ। सवाल ये है कि वो कितने पैसे लगते हैं, कितना खर्चा होता है, और एक साल की कितनी फीस होगी, और मैक्सिमम कितने एक्सपेंसिव में ये उनका काम होगा? अब ये डिपेंड करता है कि आपने किन तरीकों के कोर्सेस लिए हैं। जैसे अगर शॉर्ट टर्म कोर्स वोकेशनल प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो तक, 2000, 2500, 3000 यूरो तक यूनिवर्सिटी की फीस होती है, जो कि एडवांस में देनी पड़ती है, और ये रिफंडेबल नहीं होती क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं। जो लॉन्ग टर्म कोर्सेस होते हैं उनके सीट्स में कुछ फीस रिफंडेबल होती है अगर आपका प्रोसेस सही नहीं हुआ या आपका इमिग्रेशन आगे नहीं बढ़ता। तो आप डिपेंड करें कि आपका बजट 1000 से लेके 5000 यूरो तक हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइमलाइन ऑफ द कोर्स। सही है। अब हम सवाल लेते हैं ताज खान साहब से। जी, ताज बहुत खान साहब, आप कैसे देखते हैं, आप पाकिस्तान से हाल ही में तशरीफ़ लाए हैं, जी, जी। और आपने इन सारी सिचुएशन को फेस भी किया है, और पाकिस्तान में भी जो वीज़ा प्रोसेस है आपने उसको किया था, तो कैसा आपने, आपके तजुर्बात और मुशाहदात क्या कहते हैं, प्लीज़ बताइए? जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो है ना हमें अपने प्रोग्राम में जो है ना मदऊ किया है। तो मैं अपनी प्रोसेस की जो है ना ज़रा आपके साथ जो नॉलेज है मेरी जितनी, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो होती है ना एम्बेसी से जो है ना आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट के बाद जो है ना तो वो एक चेकलिस्ट होता है जो एजीई की तरफ से जो है ना इस्लामाबाद में इसका दफ्तर है जो फ्रांस एम्बेसी की तरफ से जो है ना जारी किया हुआ है। तो एजीई की तरफ जो आप चले जाते हैं तो वो आपको जो है ना अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं। क्योंकि अभी मैं पहले आया हूँ साल पहले, तो मैं उसकी बात करूँगा क्योंकि अभी जो तरीका है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है क्योंकि ऑनलाइन हो गई है अपॉइंटमेंट अभी सारी। तो एजीई से जो है ना पहले मैंने उधर अपॉइंटमेंट ले लिए, उसके बाद जो है ना उसने मुझे चेकलिस्ट भी दे दिया साथ कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो पूरे करने हैं। तो उस चेकलिस्ट में जो था ना अपॉइंटमेंट के साथ बैंक स्टेटमेंट था, उसके साथ इंश्योरेंस था, होटल बुकिंग था, और इसके अलावा जो 6 महीने की वैलिड पासपोर्ट होती है वो साथ होती है, और साथ 2 तस्वीरें होती है। तो वो सारी डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने पूरे करने होते हैं। उसके बाद जो एम्बेसी का प्रोसेस होता है, तो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है तो उससे जो है ना 10 दिन पहले जो है ना आपने जो है ना एक ईमेल करनी होती है एम्बेसी को। जितनी भी सारा फाइल जो चेकलिस्ट पे जो लिखे होते हैं ना वो सारी जो है ना आपने पहले ईमेल पे जो है ना सबमिट करनी होती है। और उसके बाद एम्बेसी एम्बेसी के दिन जिस दिन आपने जाना हो तो उस दिन पे जो है ना आपने एक और फाइल, मतलब 2 फाइलें जो है ना आपने तैयार करनी होती है। एक फाइल जो है ना वो आपसे पहले जो है ना गेट पे ले ले लिया जाता है ताकि जो है ना एम्बेसी जो है ना पहले आपके आने से पहले जो है ना उसको देख ले। उसके बाद दूसरा फाइल जो होता है वो आपके साथ ही होता है, तो आप जो है ना उसके बाद आपकी इंटरव्यू होती है। अच्छा तो खान साहब, एक सवाल आपसे इसके दरमियान में है जी, कि जी। जब आप एम्बेसी में गए जी, तो उन्होंने क्या सवालात आपके सामने रखे, और आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जी, कि जी। आप जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपकी माली हैसियत के बारे में भी वो जांच के ही वीज़ा देते हैं, तो जी। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितने की थी, और आपसे क्या सवालात किए गए एम्बेसी में, जी, प्लीज़? बैंक स्टेटमेंट जो होता है ना वो मिनिमम 20 से जो है ना 20 लाख से जो है ना वो अबव होना चाहिए। क्योंकि आप विजिट पे आ रहे हैं तो विजिट पे जो है ना आपको अपने आप को जो है ना इधर जो है ना फाइनेंशियली जो है ना सपोर्ट करना पड़ता है। तो 20 से जो है ना वो ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद जो इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू में सिंपल से सवाल है कि आप जिस कैटेगरी के वजह पे आप जा रहे, तो उसके मुताबिक जो है ना आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप विजिट पे आ रहे तो आपकी ट्रेवल प्लान जो होती है ना वो भी आपसे पूछी जाती है। और उसके अलावा जो नहीं, बैंक, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थी पहले? नहीं, ट्रैवल कहीं किया पहले, किसी के कोरा पासपोर्ट था आपका? नहीं, मैंने पहले कहीं ट्रेवल नहीं किया। ये पहला मेरा ही? जो पहला टूर जो है ना इधर ही था। बहुत शुक्रिया ताज साहब। चौधरी मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम बिल्कुल ठीक वालेकुम हूँ। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए कि आप इमिग्रेशन के हवाले से, वहाँ से तो लोग इधर आ जाते हैं, फन विजिट वीज़े पे आ गए या कैसे भी, नॉर्मली हमारे मुल्कों से लोग इधर विजिट वीज़े के लिए आते हैं, इतना खर्चा करते हैं, हालांकि जॉब सर्च वीज़ा है, मेडिकल वीज़ा है, जी और फैमिली और वर्क परमिट भी देते हैं ये। जी तो वो वहाँ जॉब के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि ट्रेंड है कि विजिट ही लिया जाए। जी। तो आप भी विजिट वीज़े पे आए थे, तो आप इधर आने के बाद आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, और किस तरह का माहौल है? पाकिस्तान से अभी हाल ही में तशरीफ़ लाए हैं, कैसा देखते हैं? भाई बस साहब, मुश्किलात तो पहले ये है कि जो सारा बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है ना तो वो मुश्किलात में ही होता है। हर हर शोबे में
चाहे कोई भी शोबा है, कहीं भी किसी ने जाना है, मुश्किलात से दो चार है। तो जहाँ तक मेरे इल्म की बसात है, मैंने देखा है कि सैकड़ों लोगों को वर्क परमिट मिले हैं और उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं दी गई यानी हमारी आप एम्बेसी कहते में। हैं कि एम्बेसी के इशू की वजह जी, से एम्बेसी उनके के। अपॉइंटमेंट जी जो वर्क परमिट जी हैं वो रिफ्यूज हुए और रिफ्यूज हुए जी हैं। ठीक कई है। कई के मेरे पास हैं, पड़े हुए हैं। हम्म, और काफ़ी लोगों के इटालियन वर्क परमिट तो मैंने 5-6 लोगों ने मुझे भी पूछा है कि वो किस तरह से होते हैं, क्या प्रोसेस है। और उन्होंने बेचारों ने 5-5 लाख रुपया भी पाकिस्तानी एजेंटों को दिया है आगे से, फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। और ये भी है कि वहाँ पे भी हर दफ्तर में तुम्हारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और ये पाकिस्तानी की ज़बान, पाकिस्तानी का दिमाग ऐसा ही है कि वो, एक पंजाबी की मिसाल भी है कि एक चौधरी और मिरासी मिल के जा रहे थे, तो रास्ते में वो खट्टे बेर खाने शुरू कर दिए। तो मिरासी जो सर है वो दोनों हाथों से, दोनों साइड से खाता रहा और चौधरी ने एक साइड से खाया। आगे जहाँ पे वो पहुँचे ज़ियाफ़त पे, तो वहाँ पे खाना लगा, तो चौधरी ने दूसरी साइड जिधर से बेर नहीं खाए थे वो खाना खा लिया। और वो मिरासी कहता है, चौधरी साहब मेरे से तो नहीं खाया जाता, आपने कैसे खा लिया है? तो वो कहता है, मैंने तो एक साइड से खाए थे और तू दोनों साइडों से खाता रहा है। तो वो मिरासी के मुंह से निकल गया। तो वो एक पंजाबी का मुहावरा है, वो कहता है, ये चौधरी ते मुंह विच भी यकी रख लेंदे। हाँ हाँ हाँ, तो सही ये सही। पाकिस्तानी तो इसी तरह से है। पाकिस्तान में कोई भी काम है, अब तो मेरा ख्याल है कि बच्चा पैदा होता है तो उसके जो सारी रजिस्ट्रेशन नादरा नहीं, में होती है। विरासत उनको जी, मसाइल में वो मसाइल में मिली है। बिल्कुल जी, विरासत में उनको मसाइल ही ये मिले हैं। मसाइल ही मसाइल और है। आप ये समझते हैं कि जी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि जी मसाइल से अब भागे ना, पाकिस्तानी बच्चे जी जो है ना वो हम्म, मसाइल को हल करने की जी। तरफ तो मैंने तरबियत जहाँ से सीखें। शुरू किया है, वो जी जी बचपन से शुरू करके ले जी आता हूँ। तो आखिर क्या है, हर हर मामला जो सारा है डिफ़िकल्ट हो गया है। हर मामला, हर जी मामले में रिश्वतनी है, जी जी हर मामले में करप्शन है, सिफारिश है। आप अस्पताल में जाएँ, सरकारी अस्पताल में आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। सही आप है। एम्बेसी में जाएँ तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। एजेंट माफिया बाहर बैठा हुआ है, पैसे लेते हैं, कुछ एम्बेसी वालों को देते हैं, कुछ आगे खाते हैं। क्या होता है उसका मुझे नहीं इल्म। नहीं, करप्शन के तो बारे में जी, इतनी देखें किसी ने आज तक रिपोर्ट नहीं किया। जी, आप पहले बंदे हैं कि रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना काम निकालते हैं। भाई आप नहीं समझते कि ये लोग खुद भी काफ़ी हद तक इस मामले में ज़िम्मेदार हैं कि आप भाई लोगों के सामने ये काम हो रहा है, तो फिर भी आप उसको भाई प्रमोट कर रहे हैं अपना काम निकालने के आप लिए, इसको कैसे रोकथाम कहते के हैं, लिए कुछ नहीं करते। किसी ने रिपोर्ट नहीं की। की हर बंदे को पता है, हर बंदा जानता है कि आज तो ये माहौल है कि दुकान से सौदा लेना हो तो वो भी सिफारिश के बगैर नहीं, देने भी पैसे हैं। जिसके सिफारिश होगी, जिसकी अच्छी जान पहचान होगी, उसको वो जल्दी में देंगे, दूसरे को वो लेट करेंगे। तो ये तुम्हारे मुल्क में मैं कोई पहला नहीं कह रहा है, हर बंदा जानता है। तो ये कोई हाथी के दांत नहीं है, बस दिखाने देखिए के और और हैं, खाने खाने के के और। और हैं, ये ठीक तो है, सारी डॉक्टर बात है। उज़ैर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर जी। साहब इन्होंने फरमाया कि जो प्रोफेसर साहब हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हाल ही में ये तशरीफ़ लाए हैं, ये दोनों साहिबान जो हैं, ये फरमा रहे हैं कि एम्बेसी जो है अगर वर्क परमिट आप भेज भी देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट रिफ्यूज़ हुए हैं और बहुत सारे लोगों को 5-5 लाख तक लोगों ने रिश्वत भी दी, करप्शन है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट उठाने के लिए। तो अगर हमारे मुल्क में वर्क परमिट लोगों को मिल भी जाएँ, तब भी एक करप्शन का इशू है और उनके बर वक़्त वर्क परमिट पे वो आ नहीं सकेंगे। तो जॉब सर्च वीज़े को और इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन आप देते हैं कि क्या होना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस तरह के मसाइल को हमारे मुल्क की हुकूमत के जो हसास अदारे हैं, वही इसको कंट्रोल करें, तो ये मुमकिन हो सकता है। ये करप्शन को कैसे रोका जाएगा जबकि इस पर लोगों के रोज़गार वाबस्ता है? प्लीज़ बताइए ज़रा। कुछ जो सवालात आपके हैं उसके पीछे बहुत सारे वजूहात है, जिसकी वजह से ये आज के दौर पे हमारे मुल्कों के अंदर करप्शन खड़ा हुआ है। और ये जो वजूहात है उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। करप्शन हो क्यों रहा है?
वर्क परमिट आने के बाद अपॉइंटमेंट मिल क्यों नहीं रही है, और इसकी मालूमात आपको कैसी होगी कि इसके सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं मिल रही है पुर्तगाल एम्बेसी से या किसी और एम्बेसी से हमारे मुल्कों में, क्योंकि एप्लीकेशन की जो तादाद है वो इतनी बड़ी है कि पेंडिंग केसेस पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो नए केसेस को अंदर लेने के लिए अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि एम्बेसी के ऊपर उनका लोड आता है। एम्बेसी उस बैकलॉग को कवर नहीं कर पाती और नए केसेस को स्टॉप कर देती है जब तक पुराने केसेस कवर नहीं होते। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो एजेंट्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं हमारे मुल्कों में, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। जैसे जखीराखोरी होती है, जखीरा करके रखा जाता है और फिर माल दिया जाता है जब उसका डिमांड बढ़ता है। तो हमारे एजेंट्स लोग ये नहीं बताते कि इसके पीछे रीजन क्या है, और केसेस ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं उनसे प्रोसेसिंग के, और वो केस हमेशा पेंडिंग में होती है, पैसे खर्च हो जाते हैं। तो हमने इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इंफॉर्मेशन निकालें कि किन मुल्कों के अंदर इमिग्रेशन का बैकलॉग बढ़ा हुआ है। एम्बेसी ने अगर अपॉइंटमेंट बंद कर दी है और अगर अगले 3 या 6 माह तक या 1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलने की गुंजाइश है, या करप्शन के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल जा रही है, तो उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि उन एम्बेसी को तलाशा जाए, यूरोपियन एम्बेसी को, जिनके अंदर अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर वहां पर जॉब सीकर वीजा नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, तो कोई ऐसी वीजा अप्लाई की जाए जिनके थ्रू यूरोप के अंदर दाखिला हो आपका लीगली। और जब यहाँ पर आप आए, फिर यहाँ पर आने के बाद में भी कई यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं जो इमिग्रेशन को आपको हेल्प करती है, प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती हमारी, क्योंकि ये कंप्लीट ऑपरेशन रन होता है इन मुल्कों के ऊपर जो यहाँ पर जो इनके हालात है अभी, और एम्बेसी कनेक्ट होती है ना कि हमारे मुल्कों के हालातों से, बल्कि उनके अपने मुल्कों के हालात से, जिनके पास बहुत सारा बैकलॉग पीछे से पड़ा हुआ है जो कवर नहीं कर पा रहे वो। डॉक्टर साहब तो आप अगर बताइए हमारे कि मुल्क चाहे एक भी, मिनट, सवाल ये है, यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने देखा होगा, और हम भी ये कह सकते हैं कि अगर एम्बेसी, कौन सी एम्बेसी में लोग दरियाफ्त करना चाहते हैं कि वीज़ा अप्लाई किया जाए, जहाँ पर उनको आसानी के साथ यूरोप का वीज़ा मिल सकता है, और कौन सा वीज़ा अप्लाई किया जाए। मेडिकल वीज़े के बारे में आप क्या फरमाएंगे कि वो कौन सी कंट्री है जो आसानी के साथ प्रेफर करती है कि वीज़ा दे देती है, तो बताइए प्लीज़। देखिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मिस्ट्री है कि कौन सी कंट्री यूरोप की आसानी से वीजा देती है। वीजा अप्लाई करना आसान नहीं है, लेकिन उनके क्राइटेरिया को मीट करना आसान है। आप समझे, वीजा कोई भी कंट्री आसानी से नहीं देती, उनके अपने क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट है, और उन चेकलिस्ट को अगर आप मीट करते हो और आपका एलिजिबिलिटी खुद का उन क्राइटेरियाज में बनता है, तब आपको वीजा आसानी से मिलती है, तब वीजा आसान होती है। तो अपने आप अपना होमवर्क करें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस इमिग्रेशन प्रोसेस में बनती है उसको देखें, और अगर नहीं बनती तो उनको बनाने की कोशिश करें, उनको मीट करने की कोशिश करें। भले 1, 2, 3, 6 माह एक्स्ट्रा लग जाए आपको, लेकिन जो जल्दबाजी है हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे जवानों के अंदर, हमारे अवाम के अंदर, वो ये है कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ना देखते हुए वो जुगाड़ वाले काम करना पसंद करते हैं कि नहीं, चलो कुछ नहीं है हमें, कोई हमें स्किल्स नहीं है, हमें कोई काबिलियत नहीं है, फिर भी हमको यूरोप जाना है, और फिर गलत तरीकों का इख्तियार किया जाता है, डंकी वगैरह लगाई जाती है। तो वो ना करें, तब जाके वीजा आपकी आसान होगी। सही कह रहे हैं आप। अब ये है कि प्रोसीजर जो विजिट वीज़े का बहुत आसान है और आया जा सकता है। अगर आपका इस मामले में कोई ओपिनियन हो कि जो लोग आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कि वो कौन से मुल्क का रुख करें कि जहाँ से वो आसानी के साथ कम अखराजात में ही आ सकते हैं, कोई एक मुल्क आप उनको बताइए ताकि वो जो गरीब लोग हैं, कुव्वत ख़रीद जिनकी कम है, अगर वो भी यूरोप आने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो कैसे आएँ? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग यूरोप के बारे में जब सोचते हैं तो फिर कुछ 4-5 कंट्री के नाम हमारे दिमागों में होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है आज की डेट में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, जैसे फ्रांस, इटाली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और पोलैंड। सारे लोग यहीं भाग रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी यूरोपियन ममालिक के अंदर कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर सस्ताई है, वीजा आसानी से मिल जाती है। एक बार अगर आप वहां एंटर करें तो कुछ सालों के बाद में आप इन कंट्रीज में भी आ सकते हैं जो शेंजन टेरिटरी में आती है। शेंजन टेरिटरी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से सख्ती है, वीजा के क्राइटेरिया टफ है, और अगर आपको यूरोप में आसानी से आना है तो मैं कुछ कंट्री के नाम लूंगा जो आप ट्राई करें, जो पहले शेंजन में नहीं थे लेकिन आज शेंजन में आ चुके हैं और आसानी है वहां पर
टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए, वर्क परमिट लेने के लिए, स्टडी वीज़ा लेने के लिए, जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए। और उन कंट्रीज़ के नाम है रोमेनिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया और कई ऐसे कंट्रीज़ जो आज शेंजन में नहीं है। जैसे यूक्रेन था पहले, यूक्रेन में बहुत लोग आए, अब तो वॉर की वजह से नहीं आ रहा है। तो ये यूरोपियन ममालिक है, लेकिन शेंगन में नहीं। तो वो ना देखें, आप पहले एंटर करें आसान तरीकों से, कम खर्चे करें, जान का धोखा ना ले, डंकी ना लगाएं, और फिर धीरे धीरे अपने रास्ते बनाएं उस तरीके से, उस कंट्री से इन कंट्रीज में आने की। बहुत शुक्रिया ताज खान साहब। आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर आप कम, आपके अखराजात इतने नहीं हैं और कुव्वत ख़रीद आपकी कम है और आप फिर भी यूरोप आना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप बाल्कान कंट्री जो जिन्होंने इन्होंने जिक्र किया उसमें आ जाएं और उसके बाद आप इधर आ सकते हैं लीगली। और उसके बाद जॉब सर्च वीज़े के बारे में भी इन्होंने बताया कि जहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसका कोई सलूशन और नज़र नहीं आता कि जिन एम्बेसीज़ में रश है वहाँ आप ना जाएं, आप दूसरी एम्बेसीज़ जहाँ पर रश नहीं है और लोग विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहे वहाँ अप्लाई करें, कोटा भी होता है और आसानी के साथ। आप क्या देखते हैं, कैसे? जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। तो मेरी सजेशन ये है ना, जितने भी लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो है ना, तालीम की जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि अगर आप गूगल पे भी सर्च कर ले, हमारे पास जो है ना गूगल भी है, यूट्यूब भी है ना, तो आप आसानी से जो है ना इनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना आप इकट्ठा कर सकते हैं आसानी के साथ। तो जो एम्बेसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको पूरा कर ले, तो मैं समझता हूँ कि वीज़ा जो है ना 90-95% जो है ना उनका चांस होता है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आया हूँ, पहले मैंने अपॉइंटमेंट जब मैं ले रहा था तो लोग मुख्तलिफ जो है ना जितने भी एजेंट्स है उसने मेरे साथ जो है ना कितनी दफ़ा जो है ना उन्होंने मेरे साथ डिमांड की हुई है बहुत पैसों की। लेकिन उसके बाद मैंने जो है ना ख़ुद अपना प्रोसेस जब शुरू की है, गूगल पे मैंने जो है ना एक सर्च शुरू की है। तकरीबन मैंने पहले एक दफ़ा भी अप्लाई की है, वो भी रिफ्यूज़ हो गई है। तो मैं उस टाइम बहुत मायूस हो गया, लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं हारना है। फिर जो है ना आपने स्ट्रगल करनी है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके 6 महीने ज़ाया भी हो जाए या साल भी ज़ाया हो जाए तो वो खैर है, लेकिन आपको जो है ना नॉलेज ज़्यादा जो है ना उससे मिल जाती है, एक्सपीरियंस आपको आ जाता है। तो उसके बाद मैंने आपके सामने इधर बैठा हूँ, मैंने अप्लाई किए, कोई पैसे भी मेरे नहीं लगे, सिर्फ टिकट के पैसे मेरे लगे और उसके बाद जो है ना मैं इधर आया हूँ। तो मैं सबको भी कहता हूँ, जो लोग भी आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो जो है ना क्वालिफाइड इदारे से जो है ना कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर ले। क्योंकि आप तो इधर आ जाएंगे, लेकिन आगे इधर आपने क्या करना है, तो आपको इधर भी जो है ना बहुत मसाइल के साथ जो है ना आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है या कोई काम आपको नहीं आता है और आप जो है ना इस तरह आ गए या फेसबुक या टिकटॉक इन चीज़ों को देख के, अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना देख के आप इधर आ गए, तो फिर आगे जो है ना आपने इधर क्या करना है। ठीक है खान साहब, ताज खान साहब शुक्रिया। चौधरी साहब आप फरमाइए कि ये कह रहे हैं कि जब इधर आप आते हैं तो चुदराहट का मामला एक तरफ, लेकिन ये भी है कि आपको टेक्निकल काम सीखना चाहिए और आप टेक्निकल। जी शुक्रिया, वाकई मैं समझ गया हूँ। जी तो पहली बात ये है कि जब तक इंसान को हुनर नहीं है, किसी भी माशरे में चला जाए, किसी कंट्री में भी चला जाए, तो वो नाकाम है। ठीक हो हुनर आना चाहिए, तालीम मस्त है। तालीम के बगैर कोई माशरा, कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। तो अब हमारे नौजवानों को जो सारा है, पाकिस्तान के नौजवानों को एक ही भूत सवार है, पढ़ के क्या करना है, डंकी लगाओ यूरोप चले। दूसरी बात ये है कि मैंने जितने भी इधर देखे हैं यूरोप में, मुझे भी आज 9-10 महीने हो गए हैं, तो तकरीबन 80% लोग जो सारे हैं वो कम एजुकेटेड हैं, सही है, बहुत लो एजुकेटेड हैं, सही है। और वो सारे बाती माँ का काम करते हैं। वो डंकी लगा के ही आए हुए हैं, ज्यादा अनपढ़ लोग हैं और आगे जिनको शऊर नहीं था वो इधर आए। किसी ने सोसाइटी बना लिया है, किसी ने शॉप बना लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है। जी जी। दूसरी ये है कि आपकी अदबी तालीम इधर कोई काम नहीं है। क्यों? इतना भी पढ़ा हुआ है, ये अपनी लैंग्वेज रखते हैं, ये कंट्री ये तुम्हारी लैंग्वेज या इंग्लिश को भी ये कबूल नहीं करते। तो आपको चाहिए कि कोई टेक्निकल जो सारा है काम वो होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि ये मैं डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो हमें बता दें कि खरबूजा मीठा और फीका कैसे चेक करना है,
एम्बेसी या जो सारे कंस्टेंट वो कैसे हमने चेक करने हैं, ये हमें खरबूजा चेक करने का फार्मूला प्लीज बता दें तो उनकी मेहरबानी। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि खरबूजा मीठा है या खट्टा है या फीका है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? देखने में तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, अंदर से कुछ और निकलता है। ये भी थोड़ा इनको बताइए। सवाल समझ गए आप इनका? मैं सवाल देसी समझ गया। सवाल है। अब खरबूजा मीठा है या अंदर से ताजा है, वो तो उसकी ऊपर की टहनी देख के पता चलेगा कि वो टहनी हरी है या सूखी हुई है। अगर टहनी हरी है तो खरबूजा अंदर ताजा है और मीठा है, और अगर सूखी हुई है तो फिर आप हालत जानते हो। तो इमिग्रेशन के ताल्लुक से ये टहनी कहाँ है? तो जैसे खान साहब ने फरमाया कि आपको तालीम और इल्म होना बहुत जरूरी है। गूगल के ऊपर थोड़ी सी ब्राउजिंग करिए, स्टडी करिए कि कौन से ऐसे मुल्क है यूरोपियन कंट्रीज में, कितने मुल्क आते हैं, उनको आप सेग्रीगेट करें। शेंजन कंट्रीज में कितने मुल्क आते हैं और नॉर्मल विदाउट शेंजन कंट्रीज में कितने कंट्रीज आते हैं। अब इन मुल्कों के अंदर जिन मुल्कों के नाम मैंने बताए, रोमेनिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, यूक्रेन या फिर और दूसरे कंट्रीज है जैसे लिथुआनिया, लतविया, तो इन कंट्रीज के अंदर इमिग्रेशन रिफॉर्म्स थोड़े से आसान है। इनके क्राइटेरिया बहुत कम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल ही अनपढ़ है, और उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, या तो फिर सीखे कम्युनिकेशन करना, क्योंकि जबान बहुत जरूरी है। जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि अगर आप उन मुल्कों में जाते हो और अगर आपको वहां की जबान ही नहीं आती तो फिर आपको सफर करना पड़ेगा, मसले मसाइल आएंगे आपको और आप वहां पर सेटल नहीं हो पाओगे। बहुत तो शुक्रिया स्टडी डॉक्टर करना साहब, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। ताज खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम के अख्ताम पर हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, इस मौजू को लेके चलेंगे कि कैसे डंकी लगाने वालों को इमिग्रेशन के रास्ते इधर लाया जा सके। अगर नाजरीन का कोई सवालात इस मामले में इमिग्रेशन के हवाले से हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे और आपको गाइडलाइन भी देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।